हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबा दो। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे टेक्सटाइल एंड फैशन डिज़ाइनिंग टॉपिक, जो कि है टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग सब्जेक्ट का। और टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग जो सब्जेक्ट है वो होम साइंस के अंडर आता है। तो इस टॉपिक की ये है हमारी क्लास 1। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, क्लोथिंग प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन सोशल इंटरैक्शंस। सोशल इंटरैक्शन में, सोसाइटी में जब हम एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं तो जो क्लोथिंग होती है, जो हमने कपड़े पहने हुए होते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्लोथ्स रिफ्लेक्ट अवर फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल एबिलिटीज़। क्लोथ क्या करते हैं, जो ड्रेसिंग हम ड्रेसअप करते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, वो हमारे फिज़िकल, मेंटल, सोशल एंड इमोशनल एबिलिटीज़ को दर्शाते हैं एंड आर इंट्रिकेटली कनेक्टेड टू पर्सनैलिटी। और हमारी क्लोथिंग हमारी पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होती है, क्योंकि कई बार क्या होता है, हमारे मूड पे डिपेंड करता है। अगर हम बहुत सैड हैं तो हम सिंपल क्लोथिंग, कैजुअल क्लोथिंग करते हैं, हम नॉर्मल कपड़े पहन लेते हैं और कहीं भी चले जाते हैं। और अगर हम बहुत ज़्यादा खुश हैं तो हम अपने आप को वेल मेंटेन रखते हैं, बहुत अच्छे से ड्रेस अप होते हैं। तो उससे हमारा जो रिफ्लेक्शन है हमारी इमेज का सामने वाले इंसान पे, वो बहुत अच्छा पड़ता है, हमारी पर्सनालिटी बहुत उभर के आती है। तो जो क्लोथिंग है, हमारा कपड़ा पहनना है, वो हमारे सोशल इंटरेक्शन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। द ड्रेस रिफ्लेक्ट्स द सोशल प्रेस्टीज एंड इंटरेस्ट ऑफ वीवर। ड्रेस हमारे सोशल प्रेस्टीज को रिफ्लेक्ट करता है, साथ में जो हमने कपड़े पहने हैं हमारे इंटरेस्ट को भी दर्शाता है कि हमें कैसे कपड़े पहनना पसंद है। क्योंकि कुछ लोग हैं वो क्या करते हैं, वो एकदम सिंपल ड्रेस, सिंपल कलर्स लेंगे, एकदम डल कलर्स पहनते हैं, कुछ लोग ब्राइट कलर्स पहनते हैं। तो वो हमारे इंटरेस्ट को दर्शाता है कि हमें किस तरीके की क्लोथिंग पसंद है। अब क्लोथिंग की बात करें तो क्लोथिंग रिफ्लेक्ट करती है मटेरियल कल्चर ऑफ पीपल को लिविंग इन स्पेसिफिक एरिया। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे गुजराती लोग होते हैं, उनकी जो साड़ी होती है या उनका जो दुपट्टा होता है, उस पर मिरर वर्क बहुत ही अच्छे से किया होता है, बहुत अच्छा होता है। तो उनका एक जो साइन ले लो, या फिर एक जो उनकी क्या बोलते हैं हम उनका, आप ले लो कि उनकी इंडिविजुअलिटी हो गई, वो उनका रिफ्लेक्शन है, वो उनका मेन जो है थीम है, वो लोग पहनते हैं। और उनसे हम ये इंट्रीगेट करते हैं कि हाँ, ये लोग गुजराती हैं। एंड राजस्थानी ले लो, राजस्थानी में लाइक उनके दुपट्टे जो होते हैं वो बिल्कुल बंदेज वर्क के होते हैं, तो उनका रिफ्लेक्शन अलग हो जाता है। तो इसीलिए जो क्लोथिंग है वो हमारे कल्चर को भी रिफ्लेक्ट करती है कि किस एरिया में हम लोग रहते हैं। हिज टेक्निक टू अडेप्ट हिज क्लोथिंग स्टाइल टू द एनवायरनमेंट। और हमारे क्लोथिंग स्टाइल को भी दर्शाते हैं कि हमें कैसे एनवायरनमेंट पसंद है, कैसे एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम ड्रेसअप करते हैं। एंड टेक्नोलॉजीज़ ही मास्टर्ड। फाइबर्स आर कन्वर्टेड इनटू यार्न। जो फाइबर्स होते हैं, रेशे होते हैं, सबसे पहले उनको धागों में बदला जाता है एंड सब्सिक्वेंटली उनको मैट करके, लूप करके, नेट करके, वूवन करके फैब्रिक बनाए जाते हैं। और फिर जो फैब्रिक होते हैं उनको फर्दर स्टिच किया जाता है क्लोथ बनाने के लिए। इन्फ्लुएंस द मेथड्स एंड चॉइसेस ऑफ क्लोथिंग। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारे मेथड और चॉइसेस जो है हमारी क्लोथिंग की, उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। कलर, डिज़ाइन एंड फैब्रिक आर द थिंग्स दैट मेक अ ड्रेस अट्रैक्टिव। हमारे जो कपड़ा हमने पहना होता है उसका कलर, डिज़ाइन और कौन सा फैब्रिक हमने यूज़ किया है हमारी ड्रेसिंग में, वो जो है हमारी ड्रेस को अट्रैक्टिव बनाने का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ क्लोथिंग की बात करते हैं तो यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए स्टिचिंग से पहले और स्टिचिंग के टाइम पे। सो बिफोर बिगनिंग सर्कमफ्रेंस लाइंस फिनिश लेंथ वाइज सीम्स। जब आप सर्कमफ्रेंस एरिया करते हो तो हमें सबसे पहले सर्कमफ्रेंस एरिया कंप्लीट नहीं करना चाहिए,
जब हम स्टिचिंग करते हैं हमें जो लेंथ वाइज सीम्स होती हैं वहाँ पे स्टिच कर लेना चाहिए। स्टिचिंग शुड बी यूनिफॉर्म, स्टिचिंग हमेशा यूनिफॉर्म होनी चाहिए। फिनिश ईच सीम कम्प्लीटली बाय रिमूविंग, बास्टिंग, ट्रिमिंग एंड प्रेसिंग बिफोर क्रॉसिंग विथ अनदर। हमें क्या करना चाहिए, हर एक जो हमारी सीम होती है उसमें से कम्प्लीटली अच्छे से जो भी उसका कचरा होता है उसको अच्छे से रिमूव कर देना चाहिए और उनको अच्छे से प्रेस कर देना चाहिए इनवर्ड। लेंथ वाइज क्लोजिंग ऑन हेम्स और प्लैकेट्स, हेमिंग जो होती है और प्लैकेट्स जो होती है पहले हमें लेंथ वाइज क्लोज करना चाहिए उनको। शुड बी मेड आफ्टर द सर्कमफ्रेंस ऑफ क्रॉस वाइज सीम्स आर कम्प्लीटली फिनिश। जब हम क्रॉस वाइज सर्कमफ्रेंस की सीम्स को कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद ही हमें लेंथ वाइज क्लोजिंग करनी चाहिए हेम्स की और प्लैकेट्स की। प्रेस सीम्स एट द सेंटर एंड डार्ट्स डाउन और टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द गारमेंट। हमेशा जो भी आपके डार्ट्स होते हैं या जो भी आपके सीम्स होते हैं उनको आपको अंदर की तरफ सेंटर ऑफ जो क्लोथ होता है वहाँ पे प्रेस कर देना चाहिए। स्टिचिंग अराउंड एजेस जो होती हैं, किनारे जो होते हैं वहाँ पे हमें स्टिच करना चाहिए। जैसे कि हम डबल बेल्ट बना रहे हैं या कॉलर्स बना रहे हैं वहाँ पे हमें एजिंग पे एक स्टिच मार देना चाहिए। द ग्रेन ऑफ द क्लोथ शुड फॉलो द लाइन ऑफ ड्रेस डिज़ाइन। जिस रूप में आपने अपनी ड्रेस को डिज़ाइन करना है उसी डायरेक्शन में हमारी जो ग्रेन होती है वो होनी चाहिए, मतलब कपड़ा ऑन ग्रेन होना चाहिए। ऑलवेज ट्राई ऑन 2 layers ऑफ फैब्रिक। हमेशा जब भी आप स्टिचिंग करते हो तो 2 लेयर ऑफ फैब्रिक आपको यूज़ करने चाहिए जिसको हम अस्तर का कपड़ा भी बोलते हैं और नॉर्मल फैब्रिक के साथ। कैच स्टिचेस ओनली इन द मशीन स्टिचिंग ऑफ द सीम सो दैट हैंड हेमिंग डज नॉट शो। हमें क्या करना चाहिए, जब हम स्टिचिंग करते हैं ना तो मशीन पे भी एक टांका हमें लगा लेना चाहिए, कैच स्टिच भी हम बोलते हैं उसको, ताकि जो हमारी हाथ से की हुई हेमिंग होती है वो दिखाई ना दे। ईज बाय स्ट्रिप, जो बाय स्ट्रिप्स होती हैं उनको हमें छोड़ना चाहिए। कॉन्वेक्स कर्व्स जहाँ होते हैं वहाँ पे जैसे हम गला बनाते हैं तो वहाँ पे हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ देना चाहिए। स्ट्रेच स्लाइटली अराउंड कॉनकेव कर्व्स, और जब हम अपना जो एक्स्ट्रा हम बोलते हैं पट्टी लेते हैं और उससे गले के ऊपर पूरा स्टिचिंग करते हैं और उसको इन्वर्ट फिर हम अंदर हाथों से हेमिंग करते हैं, तो जब हम स्टिच कर रहे होते हैं उस कपड़े को हमारे राउंड नेक के साथ में, तो जहाँ पे कर्व्स आते हैं वहाँ पे हमें ध्यान से उसको राउंड शेप में करना चाहिए, या स्ट्रेच हमें बहुत ध्यान से करना चाहिए। ज़्यादा स्ट्रेच करोगे तो चुन्नटें आ जाती हैं। यूज़ सेम कलर एंड डायमीटर ऑफ थ्रेड इन बॉबिन एंड रील। जो हमारी मशीन होती है, चाहे आपकी इलेक्ट्रॉनिक स्टिचिंग मशीन है या हैंड मशीन है, हमें हमेशा जो भी हम ड्रेस स्टिच कर रहे हैं वहाँ पे जो धागा आप यूज़ कर रहे हो अपर साइड पे और बॉबिन में जो आप धागा डाल रहे हो वो हमेशा सेम होना चाहिए, सेम कलर का हमें यूज़ करना चाहिए। नहीं तो ऊपर तो जो आपने कलर लिया है वो वाला धागा आ जाता है, नीचे दूसरा कलर दिखाई देने लगता है। सीम और हेम अलायंसेस हमें ज़रूर छोड़ने चाहिए और वो एडिक्वेट होने चाहिए। ऑलवेज हैव अ लिंट ब्रश स्पेशली मीन फॉर क्लियरिंग ऑफ स्विंग मशीन। हमेशा आपके पास एक लिंट ब्रश होना चाहिए जब आप स्टिचिंग करते हो, तो ताकि जो भी धागा या जो भी कचरा फंस जाता है आपकी स्विंग मशीन में वो आप आसानी से रिमूव करते जाएं। व्हेन मशीन इज़ नॉट इन यूज़, जब मशीन आपने यूज़ नहीं करनी होती तब आपको उसे कवर करके रखना चाहिए ताकि उसको मिट्टी ना लगे। क्लोथिंग कंस्ट्रक्शन यहाँ पॉइंट है। द वर्ड आर्ट, आर्ट का मतलब क्या है? आर्ट मीन्स द एप्लीकेशन ऑफ स्किल। जब आप अपने स्किल को अप्लाई करते हो और अपने टेस्ट को अप्लाई करते हो ब्यूटीफुल थिंग्स बनाने के लिए। आर्ट का मतलब है डेवलपिंग ब्यूटी, ब्यूटी को डेवलप करना। प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन और क्लोथिंग आर कॉमन टू द आर्ट ऑफ पेंटिंग। जो प्रिंसिपल्स हैं डिज़ाइन के या क्लोथिंग के वो कॉमन हैं टू द आर्ट ऑफ, जैसे कि पेंटिंग, स्कल्पचर्स के आर्ट हैं, हैंडीक्राफ्ट आर्ट है, आर्किटेक्चर, इंडस्ट्रियल आर्ट्स हैं, कमर्शियल आर्ट्स हैं, वो जस्ट इनके सिमिलर हैं। दीज प्रिंसिपल्स आर नॉट फॉर्मूलाज फॉर क्रिएटिंग ब्यूटी। ये जो प्रिंसिपल है ना ऑफ क्लोथिंग वो फॉर्मूलाज नहीं है
ब्यूटी क्रिएट करने के लिए, बट दे डू हेल्प इन डिटरमाइनिंग, ये हेल्प करते हैं हमें ये डिटरमाइन करने के लिए कि वाई एन ऑब्जेक्ट इज़ आर्टिस्टिकली गुड और पुअर, क्यों एक जो ऑब्जेक्ट है वो आर्टिस्टिकली अच्छा है या बुरा है। देयर आर फॉलोइंग प्रिंसिपल्स, 6 प्रिंसिपल्स होते हैं क्लोथिंग के। पहला है हार्मनी या यूनिटी, दूसरा है रिदम, फिर है प्रोपोर्शन और रिलेशनशिप, उसके बाद है बैलेंस और उसके बाद है एम्फेसिस और लास्ट है रिपीटिशन। सो हार्मनी या यूनिटी क्या होती है? हार्मनी मीन्स यूनिटी, हार्मनी का मतलब ही यूनिटी है या सिंगल आइडिया है या इम्प्रेशन है। दैट इज़ इट प्रोड्यूसेस एन इम्प्रेशन ऑफ यूनिटी थ्रू द सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट ऑफ कंसिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स एंड आइडियाज़। मतलब जब आप एक ड्रेस को स्टिच कर रहे हो तो आप जो भी चीज़ें ऑर्नामेंट्स आप अपने ड्रेस में यूज़ कर रहे हो उनमें एक हार्मनी होनी चाहिए, वो सिमिलर फॉर्म में होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि एकदम एब्स्ट्रैक्ट हो जाएं, वो एकदम डिफरेंट हो जाएं एक दूसरे से। एक यूनिटी लेकर के हमें चलना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो ड्रेस आप स्टिच कर रहे हो उसके एक साइड पे तो आपने बहुत डल कलर ले लिया है और एक साइड में आपने बहुत ब्राइट कलर ले लिया है और जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ख़राब दिखे। So when all the objects in a group seem to have a strong family resemblance, जब एक ग्रुप में सारी चीज़ों की आपस में एक रिलेशनशिप होता है, एक सेम रिसेम्बलेंस होती है, दैट ग्रुप इलिस्ट्रेट्स, तब वो चीज़ इलिस्ट्रेट करती है हारमोनियस सिलेक्शन को, कि हमने यूनिटी में और हारमोनी में चीज़ों का सिलेक्शन किया है। अब हारमोनी जो है वो कुछ एलिमेंट्स में क्रिएट होती है, जैसे कि हारमोनी हम लाइन में कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते एक पतली लाइन एक साइड पे खींच दी, एक साइड पे मोटी लाइन खींच दी, तो वो एक हारमोनी नहीं होती। हम हारमोनी लाइन में कर सकते हैं, टेक्सचर में कर सकते हैं, कपड़े के शेप में कर सकते हैं, डिज़ाइन के, और कलर में कर सकते हैं, फैब्रिक के। हारमोनी इन लाइन की हम पहले बात करते हैं। लाइन्स एंड फॉर्म्स रिलेटेड होते हैं बाय जॉइनिंग लाइन्स। जॉइन करके लाइन्स को हम क्या बनाते हैं? हम फॉर्म्स या फिगर्स बनाते हैं। द लाइन्स यूज्ड इन एनी ऑब्जेक्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू मैनी कैटेगरीज। जो भी हम लाइन्स अपने ड्रेस के अंदर डिज़ाइन में यूज़ करते हैं, चाहे आप प्रिंटिंग कर रहे हो या चाहे आप पैच वर्क क्यों ना कर रहे हो, लाइन्स जो होती हैं उनकी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। जैसे कि स्ट्रेट लाइन्स होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन्स होती हैं, जिगजैग लाइन्स, वर्टिकल लाइन्स, स्टार्टिंग लाइन्स एक्सेट्रा। क्रिस क्रॉस लाइन्स होती हैं, डायगोनल लाइन्स होती हैं, बहुत सारी लाइन्स होती हैं। सो ऑल दीज लाइन्स कैन ऑल्सो बी यूज इन इंटीरियर डेकोरेशन। इन ही लाइन्स को हम अपने घर के इंटीरियर डेकोरेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। सीम्स ऑफ द गारमेंट शुड फॉलो द फिगर ऑफ द पर्सन। हम अपने गारमेंट में भी इनको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमेशा जो गारमेंट होता है, जो हम एक इंसान को गारमेंट पहना रहे हैं, वो उसकी फ़िगर को ज़रूर फॉलो करने वाला होना चाहिए। जैसे एक इंसान की फ़िगर है उसके अकॉर्डिंग ही उसकी ड्रेसिंग होनी चाहिए। ब्रॉड जो सीम्स होती हैं वो क्या करती हैं? इंसान को ब्रॉडर बनाती हैं और मोटा कर देती हैं उसको। स्लिम पर्सन जो होता है उसके ऊपर ब्रॉडर सीम्स अच्छी लगती हैं। इसीलिए कहते हैं कि जो ब्रॉडर सीम्स या ब्रॉडर डिज़ाइन या लाइन ले लो, अगर आप उसको मोटे इंसान को पहनाते हो तो वो और ज़्यादा फैला हुआ लगता है और ज़्यादा मोटा लगने लगता है। हार्मनी इन शेप की बात करते हैं हम। टू क्रिएट हार्मनी इन शेप, सारे ऑब्जेक्ट्स को हमें यूज़ करना चाहिए डेकोरेट करने के लिए ड्रेस को अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द ड्रेस। मतलब आपके ड्रेस की शेप कैसी है उसके अकॉर्डिंग हमें सारे ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करना चाहिए। ऑब्जेक्ट्स में सारे शेप को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। द शेप ऑफ द नेक लाइन एंड कॉलर शुड बी अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द नेक। हमेशा जो आपके कॉलर आप बना रहे हो या नेक लाइन आप बना रहे हो वो आपके नेक के शेप के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, क्योंकि कई लोगों का नेक बहुत पतला होता है, कई लोगों का मीडियम साइज़ होता है, कई लोगों का बहुत लंबा होता है और कई लोगों का छोटा होता है, और कई लोगों का जो नेक होता है वो बहुत ही ब्रॉडर होता है, मोटा होता है। तो इसीलिए हमेशा हम नेक लाइन या कॉलर्स यूज़ करते हैं तो हमें नेक की शेप का ध्यान रखना चाहिए, बॉडी की फिगर का ध्यान रखना चाहिए, फेशियल कलर्स का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर आपका कलर जो है वो थोड़ा ब्राइट कलर है तो आपके ऊपर ड्रेसेस उसके अकॉर्डिंग सूट करेंगी, इसलिए आपका जो कलर है वो भी मैटर करता है जब आप ड्रेस के अकॉर्डिंग देखो। तो
देन ब्रॉड शेप नेक लाइन मेक द वेयरर ब्रॉडर कर देती हैं एज़ कम्पेयर टू द स्लैंडर शेप नेक लाइन, क्योंकि नेक लाइन्स होती हैं वो भी बहुत ही डिफरेंट टाइप की नेक के आपको डिज़ाइंस देखने को मार्केट में मिलते भी होंगे, तो कि हमारा जो नेक डिज़ाइन है वो हमारे नेक लाइन से मैच करे। और कॉलर्स भी होते हैं, कॉलर्स भी बहुत तरीके के होते हैं, पीटर पैन कॉलर होता है, सेलर कॉलर होता है, नॉर्मल कॉलर होता है, बोट शेप कॉलर्स होते हैं। तो अलग अलग तरीके के कॉलर्स होते हैं, वो हर एक इंसान पे सूट नहीं करते हैं, तो हमें अपनी जो नेक लाइन होती है उसके अकॉर्डिंग ही शेप्स का ध्यान रखना चाहिए। तो हार्मनी इन शेप का यही मतलब है कि जो भी आप अपने डिज़ाइन में शेप्स ला रहे हो, जो भी आप अपना कॉलर यूज़ कर रहे हो, नेक लाइन यूज़ कर रहे हो, आपकी स्टिचिंग भी कर रहे हो आप, जैसे कि टाइट फिटेड बना रहे हो या लूज फिटेड बना रहे हो, आपको अपने फिगर अपने, अगर आप चूज़ कर रहे हो कलर ऑफ द फैब्रिक हो, तो आपको अपने जो फेशियल जो आपका कलर है उसको भी देखना पड़ता है, साथ में आपको अपना पूरा बॉडी फिगर भी देखना पड़ता है, आपको अपने नेक का साइज़ भी देखना पड़ता है, हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, तब आती है हमारी हार्मनी इन शेप। हार्मनी इन टेक्सचर क्या होता है? टेक्सचर इज़ एक्सपीरियंस। कैसे एक्सपीरियंस करते हैं हम टेक्सचर? जो कपड़ा हम पहनते हैं उसको टच करके कि ये कैसा फील हो रहा है, क्योंकि किसी कपड़े का जो टेक्सचर होता है वो बहुत स्मूथ होता है, तो किसी का बहुत हार्श होता है। तो हम क्या करते हैं, जो सरफेस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट या कपड़े का, उसको जब हम टच करते हैं तब हम उसका टेक्सचर एक्सपीरियंस करते हैं। टेक्सचर कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व्ड बाय आई। अगर आपको बहुत अच्छी आपका मतलब देखने का नज़रिया है, बहुत अच्छी पकड़ है आपको कपड़ों के टेक्सचर के बारे में, तो आप देख करके भी पता लगा सकते हैं कि ये कपड़े का टेक्सचर क्या है। टू फाइन एंड कोआर्स टेक्सचर एक दूसरे के साथ नहीं जा सकते हैं, बट बाय यूजिंग मीडियम टेक्सचर को जब आप यूज़ करते हो एक दूसरे के साथ में, तो हार्मनी इन टेक्सचर को हम बना सकते हैं। एग्जाम्पल विद कोआर्स टेक्सचर जैसे कि हैंडलूम क्लोथ या डेनिम या गांधी, फाइन टेक्सचर इज़ नॉट सूटेबल, उसके साथ फाइन टेक्सचर सूटेबल नहीं होगा। जैसे कि आप हैंडलूम कपड़े के साथ सिल्क नहीं यूज़ कर सकते, या डेनिम के साथ सिल्क नहीं यूज़ कर सकते, या खादी नहीं यूज़ कर सकते, एक्सेट्रा। एंड हैंडलूम कैन नॉट गो विद ईच अदर। हैंडलूम रेयॉन के साथ, सैटिन के साथ, सिल्क सिंथेटिक फैब्रिक के साथ नहीं जाएगा, तो इसलिए एक्सेट्रा कैन गो विद अदर। सो ऐसा होता है कि जो भी आपका टेक्सचर है उसमें हार्मनी हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं कि हम एक मीडियम टेक्सचर ले सकते हैं जिसको हम मैच कर सकते हैं, और जिससे एक जो हमें अपीयरेंस से ही पता चल जाता है कि हाँ ये चीज़ अब अच्छी लग रही है, तो वहाँ पे जो टेक्सचर होता है उसमें हार्मनी आ जाती है। सो वो प्रिंसिपल हो गया ऑफ क्लोथिंग हार्मनी का, हार्मनी के अंदर इन हार्मनी इन टेक्सचर। अब आती है हार्मनी इन कलर। हार्मनी इन कलर का मतलब क्या है? एन अट्रैक्टिव एंड प्लीजिंग कलर कॉम्बिनेशन इज़ दैट विच इज़ हारमोनियस। लाइक आप ड्रेस पहन रहे हो या आप सामने वाले को ड्रेस किए हुए देख भी रहे हो, तो उसने अगर इतना अट्रैक्टिव एंड प्लीजिंग कलर कॉम्बिनेशन पहना हुआ है तो वो बहुत ही ज़्यादा हारमोनियस लगता है, और वही हार्मनी इन कलर का प्रिंसिपल है। सो अ हारमोनियस कलर स्कीम दैट इन विच सारे जो कलर्स हम यूज़ करते हैं इस वे में करते हैं कि देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मोनोटोनी, कोई मोनोटोनी की प्रॉब्लम हमारे पास क्रिएट ना हो। द चॉइस ऑफ कलर शुड यूज़ विद हार्मनी। हमें हमेशा सीज़न का ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा सीज़न चल रहा है, ओकेजन का ध्यान रखना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, अपने फिगर का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे फिगर को सूट करेगा या नहीं करेगा, एक्सेट्रा। डार्क कलर्स शुड यूज़ इन स्मॉल एरियाज़ एज दे आर हैवी कलर्स। छोटे एरिया में आप जा रहे हो तो आप डार्क कलर यूज़ करो क्योंकि वो हैवी कलर्स होते हैं। सो ऐसे अपना अपना वो नज़रिया होता है कलर्स को देखने का जो हमें अच्छे लगते हैं, बट हार्मोनी इन कलर का मतलब यही है कि जब आप एक अट्रैक्टिव और प्लीजिंग कलर कॉम्बिनेशन पहन रहे हो, बहुत अच्छा लग रहा है वो, और या आप ड्रेस डिज़ाइन भी कर रहे हो तो आपका जो कलर कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा है, तो वहाँ पे हार्मनी इन कलर आ जाता है। अब हम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। यूज़ ऑफ लाइन कैन कंसील और रिवील द डिफेक्ट ऑफ एनीथिंग। जब हम हमारी ड्रेसिंग के अंदर लाइंस को यूज़ करते हैं तो वो या तो हमारे किसी भी डिफेक्ट को, किसी भी जो प्रॉब्लम है हमारे कपड़े में उसको कंसील कर सकती है, हटा सकती है, या उस प्रॉब्लम को दिखा सकती है।
एन एरिया अपीयर्स टॉलर, एक लाइन यूज़ करने से कोई भी एरिया हमारी ड्रेस का टॉलर अपीयर हो जाता है व्हेन डिवाइडेड बाय वर्टिकल लाइंस, जब हम वर्टिकल लाइंस यूज़ करते हैं, एंड वाइड हो जाता है जब हम हॉरिजेंटल लाइंस यूज़ करते हैं। कर्व लाइंस जो हैं वो हमारे कर्व्स को हाईलाइट करने के लिए बहुत यूज़फुल होती हैं। जियोमेट्रिक शेप्स जो होती हैं वो हमें सिक्योरिटी की फीलिंग देती हैं। कर्व और जो नेचुरल शेप्स होती हैं वो हमें सॉफ्टनेस की फीलिंग देती हैं, वेयर एज जो इरेगुलर शेप्स होती हैं वो हमें वीकनेस और इम्परमानेंस की फीलिंग देती हैं। शेप्स ऑल्सो ऐड टू द विजुअल इफ़ेक्ट, जो शेप्स होती हैं वो विजुअल इफ़ेक्ट को भी ऐड करती हैं, किसी भी चीज़ को बिगर बना देती हैं, बोल्डर बना देती हैं। द पैटर्न विल बी लार्जर, द फॉर्म इज़ गोइंग टू लुक। सो जो चेंजेस हैं वो लाइंस जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हर एक मोड पे चेंज लाने में हमारी ड्रेस में। देयर आर डिफरेंट टेक्सचर्स, बहुत अलग अलग तरीके के टेक्सचर्स होते हैं, रफ, स्मूथ, ग्लॉसी, मैट एक्सेट्रा। ईच एंड एवरी टेक्सचर हैज़ डिफरेंट इफेक्ट, हर एक टेक्सचर का एक अलग इफेक्ट होता है। वन कैन बी फिजिकल, एक फिजिकल हो सकता है, विजुअल इफेक्ट हो सकता है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट हो सकता है। इट ऑल्सो केटर्स टू द कम्फर्ट एंड वेट, ये हमें कम्फर्ट एंड वेट भी प्रोवाइड करा सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे प्रिंसिपल ऑफ क्लोथिंग की, जो कि है बैलेंस। बैलेंस क्या होता है? दिस प्रिंसिपल ब्रिंग्स ओवरऑल स्टेबिलिटी लाना एक डिज़ाइन के अंदर थ्रू सेटिस्फाइंग मेजरमेंट करके हर एक पार्ट की व्हेन जो लाइंस हैं, शेप्स हैं, वैल्यूज़, कलर्स हैं, टेक्सचर्स हैं, वो एक बैलेंस में हमारी ड्रेस में प्लेस्ड हों, सो दैट एक जो सर्टेन पेज है वो इस्टेब्लिश हो सके और हमारा जो डिज़ाइन है वो बहुत अच्छा लगे, रेस्टफुल लगे। दिस रेस्टफुल इफेक्ट इन डिज़ाइन में बी ऑब्टेन थ्रू फॉर्मल और इनफॉर्मल बैलेंस। दो तरीके के बैलेंस होते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल बैलेंस। लेकिन बैलेंस का नॉर्मल मीनिंग देखें तो बैलेंस का मतलब ये होता है कि जैसे कि आपकी ड्रेस है, ड्रेस के एक पार्ट में पॉकेट है तो दूसरे साइड में भी उसी जगह पॉकेट होना, तो वो एक बैलेंस माना जाता है। एक साइड एक ही कलर यूज़ हुआ है तो दूसरी जगह भी वही कलर यूज़ करना, तो इस तरीके से एक तरीके का बैलेंस क्रिएट होता है हमारी ड्रेस के अंदर। अगर हम फॉर्मल बैलेंस की बात करें तो ये हमारा जो भी बैलेंस हमने बात की है वही चीज़ होती है, क्योंकि फॉर्मल बैलेंस को सिमेट्रिकल बैलेंस भी कहते हैं। जो कलर लाइंस हैं, स्पेसेस हैं, वो हमेशा आइडेंटिकल हों या अपीयर हों एक जैसे आइदर साइड ऑफ द इमेजिनरी सेंटर, क्योंकि जो हमारी ड्रेस होती है उसका जो सेंटर होता है वो एक इमेजिनरी सेंटर कहलाता है। उसके आसपास जो होती है लेफ़्ट एंड राइट साइड डिज़ाइनिंग होती है। सो अगर आपका दोनों साइड सब कुछ बैलेंस्ड है तो वो आपका फॉर्मल बैलेंस कहलाता है। दिस इक्वालिटी डेवलप्स अ सेंस ऑफ डिग्निटी एंड कामनेस। जब आपकी डिज़ाइन में एक पॉकेट राइट साइड पे है तो दूसरी भी राइट साइड पे उसी जगह प्लेस है, तो इससे एक डिग्निटी और कामनेस का सेंस डेवलप होता है। फ्रीक्वेंटली फॉर्मल बैलेंस इज इलिस्ट्रेटेड बाय द सी सॉ। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जब एक ही आइडेंटिकल वेट के बच्चे सी सॉ पे बैठे हैं तो वो एक तरीके का बैलेंस होता है। आर सीटेड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर और द फॉल्क्रम। इट इज़ अ सिंपल टाइप ऑफ बैलेंस टू एम्प्लॉय। एक सिंपल तरीके का बैलेंस है, बट इट्स क्वाइटनेस में समटाइम्स मोनोटोनस, कई बार इसकी क्वाइटनेस मोनोटोनस हो जाती है। नाउ वी हैव इनफॉर्मल बैलेंस, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज असिमेट्रिकल बैलेंस। इनफॉर्मल बैलेंस को हम असिमेट्रिकल बैलेंस भी कहते हैं, क्योंकि इसके पास टेंडेंसी होती है केयर फ्री होने की, एक कैजुअल और इरेगुलर फीलिंग की। द लाइन्स, शेप्स और जो कलर्स होते हैं इमेजिनरी सेंटर के आसपास राइट एंड लेफ्ट साइड पे वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। दीज डिज़ाइंस एलिमेंट्स आर प्लेस इन सच अ वे कि जो इफ़ेक्ट होता है वो प्लीजिंग तो होता है एज वेन लार्ज एंड स्मॉल पर्सन बैलेंस करें ऑन अ सी सो। सी सो का यहाँ एग्जाम्पल है कि एक साइड पे एक बड़ा इंसान बैठा है और दूसरे साइड पे एक बच्चा बैठा हुआ है। Amount of bright color placed near the center balances a similar amount of dull color placed further from the center. इसमें क्या होता है, जैसे कि आपका इमेजिनरी सेंटर है, उस इमेजिनरी सेंटर के एक साइड पे सेंटर के बिल्कुल पास आपने एक डार्क कलर यूज़ किया है या ब्राइट कलर यूज़ किया है, और दूसरे सेंटर में एक थोड़ा डिस्टेंस पे जा कर के आपने एक डल कलर यूज़ किया है, तब ये बैलेंस बनता है, जिसको हम इनफॉर्मल बैलेंस कहते हैं। मतलब आपने
राइट साइड पे एक जगह पॉकेट लगाई है अपर साइड पे और दूसरी जगह आपने लोअर साइड पे पॉकेट लगाई है, तो वो इनफॉर्मल बैलेंस हो जाता है. सो अ लार्ज पॉकेट ऑन द स्कर्ट ऑफ अ ड्रेस बैलेंस होती है बाय अ स्मॉलर ब्लाउज पॉकेट इफ़ द बैटर इज़ प्लेस्ड फर्दर फ्रॉम द सेंटर. जब वो थोड़ा दूर हो लेकिन अलग अलग चीज़ अलग अलग जगह पे प्लेस हो, तो इस तरीके से हमारा इनफॉर्मल बैलेंस बनता है. बाकी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हमारी सेकंड क्लास में. तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिएगा.